अमेरिका इस गर्मी में स्वतंत्रता घोषणा की 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम अब भी इन स्वतंत्रताओं के मायने को लेकर बटे हुए हैं, जिन्हें संस्थापकों ने बचाने की कोशिश की थी। ठीक क्रांति के दिनों की तरह सवाल ये नहीं कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, बल्कि ये है कि क्या जनता की सहमति वाली शासन व्यवस्था समय समय पर सार्वजनिक विमर्श पर समय समय पर हावी हो जाने वाले गुस्से को झेल सकती है। संस्थापक जितना भीड़ तंत्र से डरते थे, उतना ही तानाशाहों के अत्याचार से भी डरते थे, और उन्होंने एक संवैधानिक गणराज्य की स्थापना की थी ताकि दोनों तरह के खतरों से बचा जा सके। फिर भी गुस्साई भीड़, चाहे सड़कों पर हो या ऑनलाइन, हमारे सार्वजनिक विमर्श में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। चाहे वे समाज को फिर से गढ़ने की अपनी इच्छा में संवैधानिक बाधाओं को हटाने की कोशिश कर रहे हों, या अपनी हताशा के लिए यहूदियों जैसे लोगों को बलि का बकरा बनाकर उन पर हमला कर रहे हों। इस हफ्ते थिंक ट्वाइस पर हम स्वतंत्रता पर हो रहे हमले और उसे बचाने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा करेंगे, अमेरिका के प्रमुख कानूनी विद्वानों में से एक और महत्वपूर्ण नई किताब रेज एंड द रिपब्लिक के लेखक जॉनथन टर्ली के साथ। में आपका स्वागत है। 1776 में अमेरिका गणराज्य बनने के बाद से वहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर बहस होती रही है। फिर भी हमारी चर्चाएं आज भी उतनी ही विभाजनकारी हैं, और हमारा समाज शायद उस समय से भी अधिक बटा हुआ है जब देश 250 साल पहले स्वतंत्रता की बहस से बटा हुआ था। इन बहसों ने वर्षों से अन्य देशों में भी ऐसी बहसों को प्रेरित किया है। मुख्य सवाल यह है कि स्वतंत्रता चाहने वाली सरकारें खुद और नागरिकों को उस जन आक्रोश से कैसे बचाएं जो स्वतंत्रता को तानाशाही में बदलने का खतरा पैदा करता है। भीड़ तंत्र से निपटना लोकतंत्रों और गणराज्यों के इतिहास में आम विषय रहा है। इस मामले में अमेरिकी प्रणाली, खासकर प्राचीन एथेंस, क्रांतिकारी फ्रांस और रूस जैसे स्थानों की तुलना में अनूठी सफलता रही है। भीड़ सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं, यहूदियों जैसे असुरक्षित अल्पसंख्यकों के लिए भी बड़ा खतरा है। तो फिर ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता और आर्थिक आजादी कैसे बची रह सकती है, जहां इंटरनेट का गुस्सा हावी हो और संवैधानिक गणराज्यों के गुस्से को सीमित और धीमा करने के तरीके से लोग अधीर हो जाते हैं। इन सवालों पर गहराई से सोचने वाले प्रसिद्ध कानूनी विश्लेषक और लेखक जॉनथन टर्ली हैं। हमें गर्व है कि वो आज फिर हमारे साथ है। जॉनथन टर्ली कानून के प्रोफेसर, स्तंभकार, टीवी टिप्पणीकार और वकील है। 1998 से वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में जनहित कानून की चेयर संभाल रहे हैं। तब से वे कई प्रमुख कानूनी मामलों में वकील रहे हैं और कांग्रेस के सामने 100 से अधिक बार गवाही दे चुके हैं, जिनमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग भी शामिल हैं। प्रमुख अखबारों के लिए लिखा है और वर्तमान में फॉक्स न्यूज पर कानूनी विश्लेषक हैं। वे 2024 की किताब द इंडिस्पेंसिबल राइट, फ्री स्पीच इन एन एज ऑफ रेज और द न्यू रेज इन द रिपब्लिक, द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिक के लेखक थे। जॉनथन टर्ली, एक बार फिर थिंक ट्वाइस में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, वापस आकर अच्छा लग रहा है। आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिकी गणराज्य 250 साल पुराना है, और मुझे लगता है कि आपकी नई किताब का मुख्य बिंदु ये है, आज लोकतंत्र और स्वतंत्रता के जो अर्थ और दुविधाएं हमारे सामने हैं, वही संस्थापकों ने भी झेली थीं। अधिकांश लोग मानते हैं कि आपकी नई किताब के शीर्षक में जिस गुस्से का आप उल्लेख करते हैं, वो मुख्य रूप से आज इंटरनेट पर कही या लिखी जाने वाली बातों से जुड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि आप हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में 1776 से हमारे साथ रहा है। आज हम जो तर्क सुन रहे हैं, जैसे कि वे लोग जो संविधान को खत्म या उसमें सुधार करना चाहते हैं ताकि जिन नीतिगत मुद्दों पर उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के कारण रोका गया है, उन पर वे अपनी बात मनवा सकें, क्या ऐसे तर्क हमारे लिए पहले से परिचित हैं? स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों के लिए ये बातें कितनी नई रही होंगी?
असल में ये उनके लिए बहुत परिचित होता। कई मायनों में ये वही आवाजें हैं जो वही बातें कह रही हैं, और जिस भाषा का वे इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हैरान कर देने वाली समानता है। कुछ वही शब्द भी हैं। आप जानते हैं रेज इन द रिपब्लिक असल में क्रांतियों के बारे में एक किताब है। ये कैसे शुरू होती है और शायद इससे भी ज्यादा अहम बात ये कैसे खत्म होती है। अधिकतर क्रांतियों का अंत अच्छा नहीं होता। यही बात अमेरिकी क्रांति को ऐतिहासिक रूप से इतना अलग बनाती है। संविधान निर्माता इतिहास की प्रतिकूल प्रवृत्ति को मात देना चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणालियों के पिछले प्रयोगों को देखा और पाया कि वे अक्सर तानाशाही में बदल जाते थे। इसलिए वे एथेंस जैसी लोकतंत्र नहीं चाहते थे। मैडिसन ने कहा था कि अगर एथेंस के सभी नागरिक सुकरात होते तब भी वे भीड़ ही रहते। और वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये थी कि उनके पास ऐसा शासन तंत्र नहीं था जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दबावों को संभाल सके, और उन्होंने समझा था कि लोकतंत्र खुद को ही निगल सकते हैं। इसीलिए किताब की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के थॉमस पेन सरीखे एक विचारक के उद्धरण से होती है, जिसमें कहा गया है कि शनि की तरह क्रांतियां अपने ही बच्चों को निगल जाती है। और इसलिए किताब का आधा हिस्सा पीछे मुड़कर देखता है कि वे कौन सी शख्सियतें और दौर थे जिन्होंने मिलकर इस अनोखे गणराज्य को बनाया। और ये अमेरिकी क्रांति की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से करता है, और ये तुलना कुछ हद तक थॉमस पेन की नजरों से करता है, जो दोनों क्रांतियों में भूमिका निभाने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। दूसरे थे लाफायेत। और फिर किताब का दूसरा हिस्सा आपके सवाल की ओर जाता है जोनाथन, और अधिक सीधे तौर पर, जिसमें देखा गया है कि यहाँ कौन से विशिष्ट तत्व थे। क्या यह गणराज्य 21वीं सदी में जीवित रह सकता है? क्या यह हमारे रहते जीवित रह सकता है? और ये बिल्कुल भी तय सवाल नहीं है। और ये मान लेना कि क्योंकि हम यहाँ 250 साल से हैं, हम आगे भी 250 साल रहेंगे, एक खतरनाक घमंड है। थिंक ट्वाइस देखने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो या फेसबुक, एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हो, कृपया जेएनएस को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छी रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जोनाथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आज के अहम मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जोनाथन टोबिन डेली के तहत जेएनएस चैनल पर डेली शो पा सकते हैं, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं। और अब कार्यक्रम पर लौटते हैं। हाँ, खैर, स्वतंत्रता पर बहस के बारे में आपके व्यापक वृत्तांत का केंद्र बिंदु, जैसा कि आप कहते हैं, थॉमस पेन है, जो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों में महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब हम संस्थापक पिताओं की बात करते हैं तो आमतौर पर उनका नाम नहीं लिया जाता। 2026 में अमेरिकियों को थॉमस पेन की परवाह क्यों करनी चाहिए? और हम न केवल उनकी लिखी हुई बातों से बल्कि उनके जीवन की कहानी से भी क्या सीख सकते हैं, जो हमारे मौजूदा लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर होने वाली बहसों को दिशा दे सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जानते हैं, आज भी इतिहासकार कानून के प्रोफेसर थॉमस पेन को कम आंकते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। उन्हें संविधान निर्माताओं की पीढ़ी ने आसानी से स्वीकार नहीं किया, या सच कहे तो कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वह उनके जैसे नहीं थे। आप जानते हैं, वे लोग थॉमस जेफरसन को पसंद करते थे, लंबे, विद्वान, आकर्षक और शिक्षित। पेन उनमें से कुछ भी नहीं थे। वे अस्त व्यस्त और बहुत शराब पीने वाले स्वशिक्षित थे। वे दास्ता के भी खिलाफ थे, और उन चीजों में से कई उस पीढ़ी के कुछ लोगों को चुभती थी। लेकिन कई मायनों में, और मुझे लगता है कि यही इस किताब की चर्चा का मुख्य बिंदु है, कि पेन शायद अमेरिकी चरित्र के सबसे प्रतिनिधि व्यक्ति हो सकते हैं। मजेदार बात है कि पेन जो भी करते थे उसमें हमेशा असफल रहते थे। हर नौकरी से जिसमें वे थे उन्हें निकाल दिया गया था। हर व्यापार उनका दिवालिया हुआ और दोनों शादियां भी बर्बाद रहीं। और आखिरकार वे लंदन में आकर कंगाल हो गए और कोई भी उनका दोस्त नहीं रहा। और एक व्यक्ति ने उस इंसानी मलबे के ढेर को देखा और उसमें कुछ खास देखा। वो व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने उन्हें उपनिवेशों में जाने का टिकट दिया। और जब वो यहां पहुंचे तब क्रांति शुरू होने में 2 साल बाकी थे। 2 साल बाद वो कॉमन सेंस के लेखक बने और उन्हें अमेरिकी क्रांति का कलमकार कहा गया।
और थॉमस पेन में कुछ ऐसा है जो अंतहीन रूप से आकर्षक है। आप जानते हैं वो अपूर्ण है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में किताब पर बोलने के बाद मुझसे पूछा गया था। एक इतिहासकार ने मुझसे पूछा, क्या 6 साल बाद भी मैं पेन से मोहित हूं? ये पूछने का तरीका था कि मैं पेन पर समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मजेदार बात यह है कि मैं फिल्म नोयर का बड़ा शौकीन हूं और मुझे बॉर्न टू बी बैड नाम की एक शानदार फिल्म याद है जिसमें एक बेहतरीन डायलॉग है और इसे रॉबर्ट रायन बोलते हैं, जो फिल्मों की सबसे बड़ी फेम फेटेल जॉन फॉन्टेन की ओर मुड़ते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर आदमी को धोखा दिया है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ नया शिकार है। वो दरवाजे की ओर जाता है, मुड़कर कहता है, जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, काश मुझे तुम पसंद होती। और जानते हो, आपने इसे किताब में भी लिखा है। हाँ, और पेन भी कुछ ऐसा ही है। उसे पसंद करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, मानवता के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी थी, पर इंसानों से अनजान था। हम्म, अम, विशेष रूप से क्या? मेरा मतलब है, जाहिर है मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कॉमन सेंस के बारे में सुना है, जो कि था, आप जानते हैं, वो पैम्फलेट जो उन्होंने 1776 में लिखा था, जिसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी सेना को पढ़ने और बांटने के लिए जोर दिया था। उनका प्रभाव कितना महत्वपूर्ण था, मेरा मतलब है उनकी अहमियत को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए। आप जानते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि उन महीनों में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में क्या हो रहा था। पेन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वो उस समिति का हिस्सा नहीं थे जिसने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी थी। उसका लेखन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तुम जानते हो, पेन की अहमियत था। तुम जानते हो, वो 1776 का कोई किरदार नहीं है। मुझे पता है वो कोई किरदार नहीं है जिसका तुमने अपनी किताब में जिक्र किया है, और हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, भले ही उसने स्वतंत्रता की घोषणा की भाषा में योगदान दिया हो, एक दिलचस्प टिप्पणी है जो यह संकेत देती है कि शायद उसने किया हो, लेकिन उसकी अहमियत तब भी मानी जाती थी। जानते हो, जॉन एडम्स अपने बाद के वर्षों में थॉमस पेन के प्रशंसक नहीं थे। कई मायनों में मुझे लगता है कि एडम्स थॉमस पेन की तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि से थोड़ा जलते थे। कॉमन सेंस दुनिया की पहली बेस्टसेलर थी और ये देश भर के देशभक्तों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गई थी। और एक समय पर, आप जानते हैं, पहली संस्करण गुमनाम था और एडम्स की पत्नी ने उन्हें लिखा और कहा, आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि आपने इसे लिखा है। उन्होंने जवाब दिया, मैं वो किताब नहीं लिख सकता था। और फिर उन्होंने एक कहानी साझा की कि वो एक आदमी से मिले थे जिसका नाम थॉमस पेन था और उसकी आंखों में प्रतिभा थी। और मुझे वो पंक्ति बहुत पसंद आई क्योंकि उसने मुझे बताया कि शायद प्रतिभा को पहचानने के लिए भी प्रतिभा चाहिए। शायद यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। फ्रैंकलिन के पास प्रतिभा को पहचानने की एक अद्भुत, लगभग अलौकिक क्षमता थी। थॉमस पेन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं थी क्योंकि किसी ने उसमें ये नहीं देखा था। लेकिन कुछ मायनों में पेन वो न्यायपूर्ण क्रोध की आवाज था जिसकी फ्रैंकलिन को पता था कि हमें जरूरत है। हमें जेम्स मैडिसन की वो धार्मिक तर्कशीलता भी चाहिए थी। यही वो संयोजन था। आप जानते हैं, पेन जानते थे कि सी जनता को क्रांति की ओर ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है, और मैडिसन जानते थे कि एक क्रांति को गणराज्य में बदलने के लिए क्या चाहिए होगा। और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन दोनों ही जरूरी कारक थे। सही है। अब जब पेन की बात की जाती है तो आज के समय में जितनी भी उनकी चर्चा होती है, उन्हें अक्सर उनके विरोधी से तुलना की जाती है। फ्रांसीसी क्रांति पर लिखते हुए ब्रिटिश नेता और लेखक एडमंड बर्क आज भी अटलांटिक दोनों ओर रूढ़िवादियों के हीरो हैं। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बर्क, मेरा मानना है कि आप कह सकते हैं कि वो फ्रांस में क्रांति और उसके मायने को लेकर दूरदर्शी थे। और आप जानते हैं ये तानाशाही में क्यों बदल जाएगा। साथ ही उनकी रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन में कुछ बातें उतनी मजबूत नहीं हैं। क्या हम दोनों में से सबसे अच्छा अपना सकते हैं या हमें एक ही चुनना होगा? नहीं, आप दोनों को अपना सकते हैं। किताब में मैं दोनों का जिक्र करता हूं। आप जानते हैं, वे दोस्त थे। बहुत से लोग नहीं जानते कि जब पेन संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप और अंततः फ्रांस गए तो वे वहां कोई और क्रांति शुरू करने नहीं गए थे। उन्होंने फ्रांसीसियों का समर्थन किया
वे वहां लोहे का पुल बेचने गए थे। यह उनकी उन खोजों में से थी जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था। फिर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मदद की और उन्हें यह डिजाइन पसंद आया। थॉमस जेफरसन को भी अच्छा लगा। ये स्वशिक्षित व्यक्ति के लिए प्रभावशाली था और उन्होंने वास्तव में इसे इंग्लैंड में बनाया, और इंग्लैंड में उनकी मदद करने वालों में से एक बर्क थे। और इस तरह अंततः उनका फ्रांस को लेकर आपस में मतभेद हो गया। कुछ मायनों में बर्क सही साबित हुए और पेन ने स्वीकार किया कि वो जेम्स मैडिसन की व्यवस्था के कुछ पहलुओं के बारे में गलत हो सकते थे। आप जानते हैं, वह अधिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहते थे। उन्हें ये द्विसदनीयता और बाकी चीजें पसंद नहीं थी जिन्हें मैडिसन बहुत जरूरी मानते थे। और फिर उन्होंने देखा कि अगर आप मैडिसन द्वारा बताए गए उन सहायक उपायों के बिना लोकतंत्र को खुला छोड़ दें तो क्या होता है, और यह लगभग उनकी जान ही ले लेता। मेरा मतलब है, वो गिलोटिन पर चढ़ाए जाने से सिर्फ 24 घंटे दूर थे। लाफायेट भी गिलोटिन पर चढ़ने वाले थे। उन्होंने देखा कि क्रांति ने अपने ही लोगों को कैसे निगल लिया, और वे मध्यमार्गी जैकोबिन्स गिरोंदिन्स से जुड़े थे। और उन्होंने देखा कि गिरोंदिन्स को एक एक करके गिलोटीन पर ले जाया जा रहा है। और किताब में एक जगह का जिक्र है जहां पेन पेरिस के बाहर एक सराय में अपने बचे हुए आखिरी दोस्तों के साथ शरण लिए बैठे हैं, और एक एक करके दरवाजे पर दस्तक होती और गिरोंदिन्स को एक एक करके ले जाया जाता था, जब तक कि आखिरकार वे आकर सराय के मालिक को भी ले गए। पेन सराय में अकेले बैठे थे, इंतजार करते हुए कि कब उनके दरवाजे पर दस्तक होगी, और आखिरकार दस्तक हुई। और आखिरकार वे सिर्फ एक संयोग से ही बच पाए। आप जानते हैं, वे कभी भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं थे, और उनके सह कैदी मूल रूप से लग्जमबर्ग पैलेस की जेल में जेलर को मनाने में कामयाब हुए कि वह दरवाजा खोल दे ताकि वे हवा ले सके। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उन्होंने उन सभी के लिए दीवार पर मौत का निशान लगा दिया। तो जब वे उस रात सभी लोगों को लेने आए तो उन्होंने वो निशान नहीं देखा, वरना वही थॉमस पेन का अंत होता। हाँ, खैर बहुत घिसा पिटा है। जहां तक गुस्से के उदाहरणों की बात है, मेरा मतलब है इससे बेहतर कोई नहीं है। आप जानते हैं, आप फ्रेंच क्रांति के दौरान क्या हुआ उसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उतना अध्ययन नहीं हुआ है, जहां आप जानते हैं मूल रूप से भीड़ ने, आप जानते हैं जो गणराज्य उन्होंने बनाया था वो भीड़ तंत्र में बदल गया। उसने भी, आप जानते हैं, दूसरों को भी, आप जानते हैं, क्रांति लाने के प्रयासों के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं लगता आपने 1870 में पेरिस का जिक्र किया, वो भी एक चरम उदाहरण था, और बोल्शेविक क्रांति भी। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिकियों को लग सकता है कि इनसे उनका कोई संबंध नहीं है। आप जानते हैं, हम बस चीजों पे बहस कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम गिलोटीने नहीं ला रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए जरूरी मिसालें नहीं हैं जिन्हें समझना चाहिए, खासकर जब हम लोकतंत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सीधे शासन की सीमाएं हटाने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल है। और इस किताब का एक हिस्सा यही है कि इतिहास में जो सिलसिला चलता आ रहा है उसे समझा जाए। ये एक सुप्त वायरस की तरह है जो राजनीतिक व्यवस्था में रहता है। आप जानते हैं, हर पीढ़ी में ऐसी आवाजें उठती हैं जो कहती हैं कि संविधान को फेंक देना चाहिए और व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव लाना चाहिए। आज जो थोड़ा अलग है वो ये है कि इतने सारे कानून के प्रोफेसर और यहाँ तक कि कानून के डीन भी उस प्रयास में शामिल हो गए हैं, और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अस्वीकार करने, फिर से लिखने या पूरी तरह से बदलने की मांग की है। और उनमें से कई लोग अधिक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणालियों का सुझाव दे रहे हैं, वही चीज जिसके खिलाफ संविधान निर्माताओं ने संघर्ष किया था, और वही चीज जिसने फ्रांस में आतंक लाया था। और अगर हमें ये जानना है कि हम इस दिशा में कहाँ जा रहे हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि हम कहाँ थे। क्योंकि इस किताब का उपशीर्षक अमेरिकी क्रांति की अधूरी कहानी इसलिए है क्योंकि ये शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। मेरा मतलब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन सही थे कि हमारा गणराज्य हमें बनाए रखना है और हर पीढ़ी को यही करना होता है। और इस मायने में यह एक चलती रहने वाली कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो इसे खत्म कर देगा, जो उस कहानी का अंत कर देगा, वो तब होगा जब हम उन मूल तत्वों को हटा देंगे जिन्होंने हमें आज यहां तक पहुंचाया है।
और यही वजह है कि किताब का दूसरा हिस्सा उन दबावों पर नजर डालता है जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, जिसमें एआई से लेकर रोबोटिक्स तक के व्यापक आर्थिक दबाव, भारी बेरोजगारी शामिल है, जो मुझे लगता है कि हमें झेलनी पड़ेगी। और उस चीज के उभरने पर, जिसे मैं नए जैकोबिन्स कहता हूं, ये सारी चीजें वही हालात पैदा कर रही हैं जो हमने 1700 के दशक के अंत और 1800 के दशक की शुरुआत में देखे थे। सही है। अब हाल के वर्षों में लोकतंत्र की रक्षा करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो या यूरोप के देश या इजराइल जैसे अन्य देश। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, खासकर वे जो राजनीतिक बहसों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके अर्थ को अक्सर स्वतः सिद्ध मान लेते हैं। लेकिन आपकी किताब इसका इतिहास समझाने में मेहनत करती है। अमेरिकियों और दूसरों को प्राचीन एथेंस या क्रांतिकारी फ्रांस में लोकतंत्र के इतिहास से क्या सीखना चाहिए, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर जो बहुत ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं उन पर थोड़ा ठहर कर सोच सकें। देखिए, हमारे पास एक गणराज्य है और वो एथेंस के लोकतंत्र से अलग है। ज्यादातर लोग एथेंस में रहते तो उसे लोकतंत्र नहीं मानते, क्योंकि वह एक कठोर और अपेक्षाकृत क्रूर व्यवस्था थी। उनकी राजनीतिक व्यवस्था काफी हद तक भीड़ को भड़काने वाले नेताओं द्वारा चलाई जाती थी। ऐसे लोग जो भीड़ को भड़काते थे, वे लोगों का बहिष्कार कर उन्हें एथेंस से निकाल देते थे। ये एक उथल पुथल भरा और बहुत ही खतरनाक समय था, और ये ज्यादा समय तक नहीं चला। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एथेनियन लोकतंत्र को सभी लोकतंत्रों की शुरुआत मानते हैं, जबकि असल में वह एथेंस में असफल रहा और तानाशाही में बदल गया। और वास्तव में केवल आधुनिक समय तक या पिछले 100 या 200 वर्षों में ही इसे आम तौर पर एक अच्छे उदाहरण के रूप में माना गया। हाँ, ये सच है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया है जोनाथन, संविधान निर्माताओं ने भीड़ तंत्र नहीं चाहा था। ये शब्द बेंजामिन रश ने भी इस्तेमाल किया था। वे जो देख रहे थे उसे दोहराना नहीं चाहते थे। असल में हम अपवाद थे, लेकिन वही इतिहास दूसरे देशों में चलता रहा। मैं संक्षेप में रूस और चीन के बारे में बात करता हूँ। चीनी क्रांतियों और उस तरह की क्रांतियों में उनके पास वे सावधानियां, सहायक सावधानियां नहीं थीं जो हमारे पास थी। मैं अपनी किताब में यूरोपीय संघ की भी उतनी ही आलोचना करता हूं। जब मैं प्राग में इस किताब पर चर्चा कर रहा था, एक यूरोपीय संघ के सदस्य मेरे पास आए और बोले, मुझे लगता है आपकी नई किताब अमेरिकी व्यवस्था की 21वीं सदी में स्थिरता को लेकर आश्वस्त है, लेकिन मैं नहीं जानता आप यूरोपीय संघ पर क्या सोचते हैं। मैंने कहा, मुझे ये सुझाव चौंकाने वाला लगा, क्योंकि मैंने साफ कहा था कि मुझे यूरोपीय संघ के टिकने पर शक है। और अगर इस किताब का पहला हिस्सा सही है तो नहीं, यूरोपीय संघ गंभीर संकट में है। मेरा मानना है कि यूरोपीय संघ अस्थिर है क्योंकि इसने जरूरी कई तत्व नष्ट कर दिए हैं, और वैसे उनमें से कुछ लोकतांत्रिक तत्व हैं। यूरोपीय संघ में कुछ बहुत ही अलोकतांत्रिक पहलू हैं। मेरा मतलब है कि वे मूल रूप से जानबूझकर और खुले तौर पर राष्ट्रीय लोकतंत्रों से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक अधिक वैश्विक या कम से कम यूरोपीय सरकार बनाई जा सके। और इसका नतीजा ये है कि अगर वो व्यवस्था ढह जाती है तो उन्होंने इन राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं को वास्तव में कमजोर कर दिया है। और मैंने इस आदमी से पूछा, मैंने कहा, आप जानते हैं मुझे जो बात परेशान करती है वो ये है कि आप और मैं इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि यूरोपीय संघ का भविष्य क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये खास तौर पर उज्जवल है। मुझे जो चिंता है वो ये कि अगर कुछ लोग सही निकले और यूरोपीय संघ टूट गया तो उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बड़े सिस्टम गिरने के बाद अक्सर तानाशाही आ जाती है, और अगर आपके पास एक यूरोप व्यापी सरकार है जो ढह जाती है तो वह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। हाँ, मेरा मतलब है फ्रांस में भी यही हुआ था जब क्रांति असफल हुई और नेपोलियन आया। यही वो था जिसकी उम्मीद कई लोगों ने अमेरिका में की थी, अगर संविधान ने जीत ना पाई होती और सीमाएं ना बनाई होती। आप जानते, अगर हम गुस्से के सवाल पे वापस आए तो मुझे लगता है कि हमने निश्चित रूप से देखा है कि भीड़ का गुस्सा कैसा दिखता है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यहूदी विरोध की जो लहर कैंपसों, सड़कों और साफ तौर पर राजनीतिक चर्चाओं में महसूस की गई है, उसमें हमने ये देखा है, और ये देश के कुछ औपचारिक योग्यता प्राप्त अभिजातों से भी आया है।
क्या आपको लगता है कि यहूदी विरोध का मुख्य धारा में आ जाना भी आज़ादी के लिए उन्हीं खतरों का संकेत है जिनसे हमारे संस्थापकों ने हमें बचाने की कोशिश की थी? मुझे लगता है कि हाँ, ये वही है। आप जानते हैं, ये निश्चित रूप से उसी तरह से व्यक्त किया जा रहा है। आप जानते हैं, मेरी यह किताब और पिछली किताब द इंडिस्पेंसिबल राइट दोनों ही गुस्से पर केंद्रित हैं, जो दिलचस्प है। आप जानते हैं, गुस्सा हमारे साथ इस देश की स्थापना से ही रहा है। बॉस्टन टी पार्टी भी गुस्से का ही एक उदाहरण थी। और आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि कोई भी क्रांति बिना गुस्से के नहीं हुई। लेकिन गुस्सा भ्रष्ट भी कर देता है। ये आपको ऐसी बातें कहने, ऐसे काम करने की इजाजत देता है जो आप आमतौर पर नहीं कहते या करते। ये आपको बिना सुने या सामने वाले लोगों को समझने की इच्छा के बिना पूरी तरह से नफरत करने की इजाजत देता है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे भ्रष्ट करने वाली बात यह है कि लोगों को ये पसंद है। वे स्वीकार नहीं करेंगे, पर पसंद है। ये लत लगा देने वाला है और ये संक्रामक है। और यहूदी विरोधी भावना उन गुस्से के रूपों में से एक है जो हमारे इतिहास में बार बार यहूदी लोगों पर हमला करने के लिए सामने आई है। कुछ लोगों के लिए ये तनाव मुक्ति का जरिया बनता है। इसमें एक भयानक चीज है जिसे मैंने अपनी किताब में सैटर्न का जीन कहा है। आप जानते हैं, जैसे हम खुद को ही निगल जाते हैं। मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग, खासकर अगर आप इतिहास समझते हैं, तो समझते हैं कि हम सभी में सैटर्न का जीन है, यानी हर इंसान में राक्षस बनने की क्षमता होती है। और जब आप यहूदी विरोध, नफरत, गुस्सा, राजनीतिक हत्याएं और हिंसा देखते हैं, तो आप वही सैटर्न का जीन देखते हैं। आप जानते हैं, जब मैंने प्राग में भाषण दिया और अपनी गुस्से पर लिखी किताब के बारे में बोलने जा रहा था, मंच पर जाते वक्त ही मुझे बताया गया कि चार्ली किर्क की हत्या हो गई है। और मैं चार्ली को जानता था। और उसकी मौत से भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, और शायद वो आखिरी भी नहीं होगा। राष्ट्रपति की जान पर कई बार हमला हो चुका है। हमारे यहाँ हिंसा बढ़ती जा रही है, और इन हिंसक घटनाओं पर लोगों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी खुद हिंसा, क्योंकि बहुत से अमेरिकियों को इसकी कोई परवाह ही नहीं लगती। बिल्कुल सही। अगर आप थॉमसन के हत्यारे मंगियोने को देखें, तो कुछ लोग ऐसे हैं। वो आदमी जिसने स्वास्थ्य सेवा कंपनी के एक अधिकारी की हत्या की थी। बिल्कुल सही। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी बरी होने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो सही था। और यह एक चौंकाने वाली भावना है जो इंटरनेट पर व्यापक रूप से दिखाई देती है, कि लोग अब यह सोचते हैं कि किसी एग्जीक्यूटिव को गोली मार देना ठीक है। हाँ, अब अपनी किताब में, जैसा आपने पहले कहा, आप अमेरिकन जैकोबिन्स पर लिखते हैं, जो फ्रेंच क्रांति के लोगों का संदर्भ है। ये राजनेता, प्रोफेसर और पत्रकार संवैधानिक व्यवस्था की उस क्षमता के लिए किस तरह का खतरा पैदा करते हैं जो गुस्से और फैशनेबल भीड़ के प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, क्योंकि आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में मेरी अन्य लॉ स्कूलों के साथियों के साथ कई बहसें हुई है। उनमें से कुछ ने यह जाहिर किया है कि उन्हें जैकोबिन से तुलना किया जाना पसंद नहीं है, जिसे मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि जैकोबिन आंदोलन की शुरुआत में रोबेस्पियर की शुरुआती रचनाएं पढ़े तो लगेगा वो ACLU वकील थे। वो उचित प्रक्रिया और मानव अधिकारों की बात कर रहे थे। आखिरकार ये जल्दी ही उन्हें इस हद तक भ्रष्ट कर गया कि बाद में उन्होंने कहा कि आतंक ही सद्गुण है। लेकिन जो और भी दिलचस्प है वो ये है कि जैकोबिन्स वैसे नहीं थे जैसा कि बास्तील पर हमले की पेंटिंग्स में दिखाया गया है, कि ये फ्रांस के गरीबों का उदय नहीं था। और जैकोबिन्स वे मेहनत कश लोग नहीं थे जो अपनी जंजीरें तोड़ रहे थे। जैकोबिन्स में अधिकतर पढ़े लिखे और कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग थे। कई जैसे रोबेस्पियर वकील थे। बहुत से पत्रकार शुरुआती जैकोबिन्स थे, और असल में कुछ सबसे खूनी जैकोबिन्स पूर्व पत्रकार थे, कुछ डॉक्टर भी थे। आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस गुस्से की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस लहर का उपयोग राजनीतिक शक्ति या लोकप्रियता के लिए करना चाहते हैं। वे नहीं समझते कि शायद ही इस प्रक्रिया में बच पाएंगे। जब आप गुस्सा बढ़ाते हैं
तो आज के क्रांतिकारी कल के प्रतिक्रियावादी बन सकते हैं। लेकिन आपके पास उदाहरण के लिए बर्कले के डीन एरविन चेमेरिन्स्की हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेकार कहा है। उन्होंने किताब में लिखा कि कोई संविधान हमेशा नहीं टिकता और कहा कि अमेरिका का संविधान अब अप्रासंगिक हो चुका है। कई कानून प्रोफेसर आमूलचूल बदलाव चाहते हैं। हाल ही में मैंने हार्वर्ड के एक कानून प्रोफेसर से संवैधानिक संकट पर बहस की थी और वो शुद्ध जैकोबिनवाद की आवाज थी। और हो सकता है, और मैंने जो सुझाव दिया वो ये था कि ये कोई संवैधानिक संकट नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। असल में जिस पर वो आपत्ति कर रहे थे, विडंबना थी कि वो लोकतंत्र था, क्योंकि वो कह रहे थे सिस्टम खराब है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। खैर, आप जानते हैं हम एक बटा हुआ देश है और जब हम बटे हुए होते हैं तो कम काम होता है। यही लोकतंत्र का मतलब है। हाँ, वो आप जानते हैं ये कोई खामी नहीं है, ये सिस्टम की एक खासियत है कि ये रोकने के लिए ही बना है। आज शुक्रवार है, उस पल की भावनाओं को रोकना और चीजें बदलना मुश्किल है। नहीं, ये सही है। असल में हम विश्वास के संकट का सामना कर रहे हैं, खासकर कानून के प्रोफेसरों में, जो एक ऐसे पुजारी वर्ग जैसे हैं जिन्होंने विश्वास खो दिया है पर पोशाकें संभाल रखी हैं। वे बस उस व्यवस्था के खिलाफ तर्क करते हैं जिसने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बिना समझे कि वे क्या बनाना चाहते हैं। जब वे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज को खत्म करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो अब उम्मीदवारों द्वारा खुलेआम सामने रखी जा रही हैं। अब कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और संविधान में आमूलचूल बदलाव करने की खुलकर वकालत कर रहे हैं। हाँ, वह सिर्फ अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। आप जानते हैं, वे चाहते हैं कि उनके पास चीजों को अपनी दिशा में बदलने की पूरी आजादी हो, उन पर कोई सीमा न हो, जबकि वे अपने विरोधियों पर संवैधानिक सीमाएं लगाने में खुश होंगे। लेकिन यही तो संविधान की बात है, ये दोनों पक्षों पे समान रूप से लागू होने के लिए होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। यही तो मैडिसन करना चाहते थे। अमेरिकी प्रणाली की सफलता उसका ढांचा था, वह मैडिसनियन सिस्टम की वास्तुकला थी। जैसे लोग दर्द को कम आंकते हैं, वैसे ही कई विद्वान और जज स्वतंत्रता की घोषणा को भी कम आंकते हैं। यह मैंने किताब में लिखा है। मैडिसनियन विद्वान के रूप में मैंने संविधान की प्रशंसा में काफी कुछ लिखा है। संविधान मैडिसन का वो तरीका था जिससे उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा के वादे निभाने की कोशिश की। स्वतंत्रता की घोषणा ने हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। ये पहली प्रबोधन क्रांति थी। यही वजह थी कि लोग हमसे आकर्षित थे। अब जानते हैं, अगर आप पीछे जाकर कुछ चीजें पढ़ें जो लिखी गई थी, मैंने इसे किताब में भी डाला है। उदाहरण के लिए, एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे गणराज्य की शुरुआत में एक शानदार किताब लिखी थी, और उन्होंने ये मार्मिक सवाल पूछा जो उन्होंने अपने दूसरे फ्रांसीसी हमवतनों के सामने उठाया था। उन्होंने बस पूछा, तो ये अमेरिका है क्या? और यह कोई साधारण सवाल नहीं था। वे हमसे बहुत आकर्षित थे, जैसे हम कोई नई प्रजाति हों। कि प्रबोधन युग के लेखक बहुत समय से मौजूद थे। फिर अचानक एक ऐसा समूह आया जिनका ना एक दूसरे से संबंध था, ना जमीन से जुड़ाव, ना परतदार सामाजिक व्यवस्था, ना वर्ग संरचना। उन्हें स्थिर करने के लिए वे पृथ्वी के एक स्थान पर एकत्र हुए और इतिहास की पहली प्रबोधन क्रांति लेकर आए। और ऐसा करते हुए उन्होंने एक ऐसी सरकार की नींव रखी जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि अधिकार मनुष्यों को ईश्वर का उपहार है, सरकार का नहीं। और ये सरकार की एक बहुत ही लॉकियन दृष्टि थी, और लोगों को ये बहुत आकर्षित करता था कि ये कैसे हो सकता है, वो भी समुद्र पार इस नवजात राष्ट्र में। मैं किताब में पूछता हूँ, क्या आज हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या हम सच में पूछ सकते हैं, ये अमेरिका क्या है, हम कौन हैं? पहले हम कौन थे और अब हम कौन हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो शायद हमें 250वीं वर्षगांठ नहीं मनानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यही वो बात है जिसके बारे में हमें बात करनी है। हम अब भी एक अनोखे गणराज्य हैं। अमेरिकी गणराज्य के पहलुओं की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हाँ, मेरा मतलब है, आपने जो बात अभी कही उसमें एक पहलू है कि अधिकार ईश्वर से मिलते हैं, जो कि स्वतंत्रता की घोषणा का एक उदाहरण है। आखिर अगर आप इसे संदर्भ से बाहर लें
तो ये वास्तव में बहुत विवादास्पद है। मीडिया और राजनीति में कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप कहें कि अधिकार सरकार से नहीं बल्कि भगवान से मिलते हैं, लोग मानते हैं कि आप क्रिश्चियन नेशनलिस्ट या कट्टरपंथी हैं, जो आपको हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही अलग सोच को दर्शाता है कि सरकार अपनी वैधता कहाँ से प्राप्त करती है। नहीं, ये सही है। मैंने पहले एक कॉलम लिखा था जब सेनेटर टिम केन वर्जीनिया से ने एक गवाह की आलोचना की क्योंकि उसने प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास जताया और उन्होंने कहा, तो आप मानते हैं कि अधिकार भगवान से आते हैं। इसमें आप और ईरान के मुल्लाओं और दुनिया में आतंक फैला रहे चरमपंथियों में कोई फर्क नहीं। और मैंने एक कॉलम लिखा जिसमें बताया कि ये कितना अजीब है कि एक अमेरिकी सेनेटर इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या हम प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास कर सकते हैं। और आप जानते हैं, केन ने बाद में कुछ हद तक अपनी बात वापस ली, लेकिन ये हमारे भीतर मौजूद इस अजीब विश्वास संकट को दिखाता है। हमने खुद को अपनी नींव से अलग कर लिया है। उस लॉकियन विचारधारा का पूरा सिद्धांत यही है कि प्रकृति की अवस्था में भी जब कोई समाज नहीं बना था, हमारे पास अधिकार थे। हमारे पास ऐसे अधिकार थे जो हमें इंसान होने के नाते मिले थे। और यही अमेरिकी होने का एक बेहद जरूरी और परिभाषित करने वाला पहलू है। अब स्वतंत्रता की रक्षा का एक और पहलू है आर्थिक स्वतंत्रता। यहां आप अपनी किताब में 18वीं सदी के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की शिक्षाओं का जिक्र करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, और मैंने ये सवाल अपने हाल के अन्य मेहमानों से भी पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजवाद फिर से लोकप्रिय क्यों हो रहा है, और ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था और स्वतंत्रताओं के लिए खतरा क्यों है। यह एक कठिन सवाल है। मेरी किताब में समाजवाद और साम्यवाद के समर्थन में वृद्धि वाले सर्वेक्षणों का जिक्र है। मैं बताता हूं कि ये ना केवल स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ है, बल्कि वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन की भी है, जो स्मिथ की क्लासिक रचना थी, आप जानते हैं। और जैसा कि मैंने रेज ऑफ द रिपब्लिक्स में उल्लेख किया है, यह ग्रेट ब्रिटेन में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई थी। ये यहाँ हिट रही क्योंकि संविधान निर्माताओं ने तुरंत पहचान लिया कि स्मिथ ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह उनकी राजनीतिक विचारधारा के लिए एक आदर्श आर्थिक सिद्धांत था। वे वास्तव में मानते थे कि आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक आपके पास सच्ची आजादी नहीं हो सकती। और यही कारण था कि उनमें से कई लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे। स्मिथ को भी ये पसंद थी, और साथ ही पेन और जेफरसन को भी। उन्हें यह विचार बहुत पसंद था कि आप जमीन में कुछ बो सकते हैं और वहां से संपत्ति उग आएगी, यानी आप सचमुच संपत्ति बना सकते हैं। और ऐसा करके आप खुद को वो स्वतंत्रता दे सकते हैं कि आप जो चाहे बन सके, किसी पर निर्भर ना रहे। और इसलिए किताब में मैं जिन बातों का जिक्र करता हूं, उनमें से एक है 21वीं सदी में उस चीज को बचाए रखने की जरूरत जिसे मैं स्वतंत्रता बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था कहता हूं। और मेरा मतलब है वो संयोजन जिसने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है, लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच का। और यही वो चीज है जिसने अमेरिकी नागरिकों को असली स्वतंत्रता दी। इसे चुनौती मिलेगी। किताब में एआई और रोबोटिक्स के प्रभाव का सबसे सतर्क अनुमानों के आधार पर बात की गई है। हम इतिहास के नौकरियों के सबसे बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं मुक्त बाजार में विश्वास करता हूं। मिल्टन फ्रीडमैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया था। मुझे विश्वास है कि मुक्त बाजार खुद को समायोजित करेगा, बस इसमें समय लगेगा। और उस समय के दौरान हमें लाखों अमेरिकियों का खर्च उठाना पड़ेगा। और मैं किताब में पूछता हूं कि इसका गणराज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये व्यवस्था उस चीज के साथ काम नहीं करती जिसे मैं राज्य आश्रित नागरिक वर्ग कहता हूं। ये काम नहीं करेगी। यानी हम बड़ी संख्या में अमेरिकियों को सरकारी सहायता पर नहीं रख सकते और उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे नागरिकों के रूप में वैसे काम करें जैसे हमें चाहिए, यानी सरकार के सामने स्वतंत्र आवाज उठा सके। इसलिए यह किताब उन तमाम गलत कदमों के खिलाफ चेतावनी देती है जो मेरे ख्याल से उठाए जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस वे सभी गलत कदम उठाएगी जिनका मैंने किताब में जिक्र किया है, क्योंकि वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। वे असफल हो रही उद्योगों को सब्सिडी देंगे, वे असफल हो रही नौकरियों को सब्सिडी देंगे, वे अरबों खरबों डॉलर खर्च करेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वे ऐसी सब्सिडी के जरिए उस अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं जिसे वे बदल नहीं सकते।
लेकिन आखिरकार हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा कि उभरती हुई नई अर्थव्यवस्था से कैसे निपटा जाए। लेकिन हम केवल कला और शिल्प करने वाली आबादी नहीं बन सकते। हम सब सिर्फ कांच फूकना और मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सीख सकते, वो भी सरकार के पैसे पर। और ये मान ले कि इस गणराज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप अपनी किताब में ये बात बहुत अच्छे से रखते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। काम की गरिमा नागरिक होने का एक हिस्सा है और आप जानते हैं इसके बिना हम खो जाते हैं। अब इसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो है एआई, जैसा कि आप जानते हैं, और जिसे आपने बिना कामगारों वाला आर्थिक मॉडल कहा है, जो हमारे बहुत से कामों पर मंडरा रहा है। अब जाहिर है एआई सिर्फ एक उपकरण है, ये बाकी चीज़ों की तरह ही है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा मतलब है पत्रकारिता में हम इसका इस्तेमाल अनुवाद के लिए कर सकते हैं और ये कई अद्भुत चीज़ें कर सकता है। ये हमारी मदद कर सकता है, हमें चांद और मंगल तक ले जा सकता है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी कर सकता है और हमारी संस्कृति से उसके बहुत से मायनों को भी छीन सकता है। आपको कैसा लगता है कि ये कैसे काम कर रहा है? शायद बाकी सभी लोगों की तरह शिक्षा में आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग इसका इस्तेमाल या इसका दुरुपयोग नकल करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ सकारात्मक पहलू हैं जिनका जिक्र मैंने किताब में किया है। ये कुछ उत्पादों की लागत कम करेगा। लोगों को कम लागत पर ज्यादा उत्पाद और ज्यादा उन्नत उत्पाद मिल पाएंगे, क्योंकि आप श्रम लागत को कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि एक बड़ा बदलाव आएगा और लाखों अमेरिकियों की न सिर्फ नौकरी जाएगी, बल्कि वे शायद नौकरी पाने लायक भी नहीं रहेंगे। यानी जितना ज्यादा समय वे बेरोजगार रहते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उस अर्थव्यवस्था में उभरती नौकरियां नई पीढ़ी के कामगारों को मिलेंगी। तो आपके पास ऐसे लोगों की एक स्थिर आबादी हो सकती है जो सरकार द्वारा दी जा रही यूबीआई या बुनियादी आय पर निर्भर हो। मैं जो सुझाव देता हूं उनमें से एक ये है कि हमें उन नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें मैं गाइनन जॉब्स कहता हूं। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे केवल एक गीकी व्यक्ति ही पहचान पाएगा। नहीं, हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन आप आगे बोलिए। इस पर मैं स्टार ट्रेक में 10 फॉरवर्ड पर जो स्टारशिप का बार था, वहां एक बारटेंडर थी जिसका नाम गाइनन था। उसे वूपी गोल्डबर्ग ने निभाया था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि लोग 10 फॉरवर्ड क्यों जाते हैं, और वे लोग वहां जाकर रोमिलन सनराइज कॉकटेल ऑर्डर करते थे और वे गाइन को उसे एक रेप्लिकेटर के सामने बनाते हुए देखते थे, एक असली मशीन जो परफेक्ट रोमिलन सनराइज कॉकटेल बना सकती थी, एक ही तरीके से 10 लाख बार। रेप्लिकेटर की परिभाषा के अनुसार आपको परफेक्ट कॉकटेल की गारंटी है, फिर भी वे चाहते हैं कि गायन ही उसे बनाए। मैं किताब में सवाल उठाता हूं कि गायन जैसे कितने काम हैं, कितने ऐसे काम हैं जिन्हें रोबोट या एआई बेहतर कर सकते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि उन्हें इंसान करे या उनमें अहम भूमिका निभाए। और मैं ऐसे बहुत सारे कामों की पहचान करता हूं। आप जानते हैं, हमें कम टैक्सी ड्राइवर दिखेंगे, हमें कम रेडियोलॉजिस्ट दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब भी इंसानी टीचर्स ही चाहेंगे। मुझे लगता है कि वे अब भी इंसानी साइकियाट्रिस्ट ही चाहेंगे। वे अब भी डॉक्टर चाहेंगे, भले ही डॉक्टर एआई की मदद ले। इनमें से कई नौकरियों में इंसानी पहलू की जरूरत होती है। तो ये किताब देखती है कि हम नई अर्थव्यवस्था को कैसे अपना सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसका विरोध करें, और उन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएं जहां रोजगार में इंसानी पहलू मौजूद है। अब इससे मेरा अगला सवाल जुड़ता है जिसका आपने पहले ही जिक्र किया है, और ये स्वतंत्रता की लड़ाई का एक और पहलू है, जो है राष्ट्रातीत शासन और वैश्विकतावाद का खतरा। अब आपने अभी अभी इसका जिक्र करते हुए स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के एक किरदार का हवाला दिया था, आप जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 21वीं सदी में भी जब इंसान ब्रह्मांड में यात्रा करेंगे, लोग फिर भी बारटेंडर चाहेंगे, चाहे वह वूपी गोल्डबर्ग से बात करना ही क्यों ना हो। पर उन शोज में पृथ्वी का भविष्य स्थानीय शासन खत्म कर वैश्विक सरकार बनाने से भी जुड़ा है। असल में स्टार ट्रेक के एक स्पिन ऑफ में स्टेसी एब्रम्स को पृथ्वी की राष्ट्रपति चुना गया था, आप जानते हैं, 1000 साल आगे के भविष्य में, जो कि शायद वही एक चुनाव था जो वो सच में जीत पाई। तो आप पॉल की तरह मानते हैं कि राजनीति में सारी स्वतंत्रता स्थानीय होती है? स्थानीय नियंत्रण क्यों जरूरी है?
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अन्य अधिकारों की रक्षा को कैसे प्रभावित करता है? आप जानते हैं, यही यूरोपीय संघ की आलोचना का हिस्सा है कि सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध किया था और मैडिसनियन प्रणाली की सफलता का एक हिस्सा केवल गुटों की भूमिका को समझना ही नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि जब शक्ति केंद्रित होती है तो उसका दुरुपयोग कैसे होता है। तो आपको विभाजन और चेक्स एंड बैलेंस की प्रणालियां बनानी होती है। साथ ही अमेरिका संघवाद का बड़ा लाभार्थी रहा है। हमारे 50 राज्य है, हालांकि अब यह थोड़ा कमजोर हुआ है। राज्यों की शक्ति कम हो गई है, लेकिन वहां अभी भी थोड़ी शक्ति बाकी है। और किताब में संयुक्त राज्य अमेरिका में उस राज्यीय अधिकार को खोने के खतरों के बारे में बताया गया है। हमें अधिकारों को स्थानीय स्तर पर बनाए रखने के लिए सच में मेहनत करनी होगी। जैसा कि टिप ओनील ने कहा, सारी राजनीति स्थानीय होती है और अधिकारों के मामले में यह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था बनाते समय समझा था कि अधिकारों की सबसे अच्छी रक्षा तब होती है जब वे आपके सबसे करीब हो। जहां तक आपके अधिकार वॉशिंगटन, राष्ट्रीय राजधानी या उससे भी बुरा ब्रुसेल्स या किसी यूरोपीय राजधानी तक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, इससे सत्ता का केंद्र नागरिकों से और दूर चला जाता है और वे अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि आप जानते हैं, ज्यादातर यूरोपीय लोगों को यूरोपीय संसद में क्या हो रहा है इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती, सिवाय इसके कि वे इसे खबरों में पढ़ लेते हैं। लेकिन उनके पास वैसा कोई वास्तविक सीधा संपर्क नहीं होता जैसा उन्हें किसी पारंपरिक विधायी निकाय में होता है। और यही वो दूरी है जो असंतोष की ओर ले जा सकती है, ये निष्क्रियता की ओर भी ले जा सकती है। ये यूरोपीय संघ जैसे सिस्टम में अस्थिरता ला सकता है। इसलिए मैं वास्तव में इस बात पर ध्यान देता हूं कि हमारे लिए अमेरिका में सत्ता के केंद्रीकरण के पहलुओं से निपटना कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें संघीय एजेंसियां भी शामिल हैं। आप जानते हैं, इस विशाल नौकरशाही का निर्माण, जिसे कभी कभी सरकार की चौथी शाखा कहा जाता है। यूरोपीय संघ एक नौकरशाही है, यानी नौकरशाही द्वारा संचालित सरकार। यही उनका मूल सिद्धांत है। ये संसद उस पे ज्यादा असर नहीं डालती। मेरा मतलब है, यूरोपीय संघ का सिद्धांत है कि हमारे पास विशेषज्ञ होंगे। हम सरकार को सिर्फ नेताओं पर नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास विशेषज्ञ है ना? इसलिए सभी विशेषज्ञ वहां बैठकर ऐसे कानून बनाते हैं जो इन देशों पर लागू होते हैं, और वे उस परियोजना को पूरा कर रहे हैं। किताब में मैं बताता हूं कि कैसे यूरोपीय संघ के शुरुआती संस्थापकों ने माना था कि फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेज अपनी राष्ट्रीय पहचान छोड़ने के लिए धीरे धीरे ही तैयार होंगे, और यही उन्होंने किया। अब वे यूरोपीय सेना और राष्ट्रीय वीटो खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये उसी परियोजना का समापन है जो मेरी राय में यूरोप या यूरोपीय संघ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि ये अंततः अस्थिर रहेगा और असफल होगा। हाँ, अब आप लिखते हैं, और ये हाल ही में हुई चर्चा और बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रसिद्ध उद्धरण से जुड़ा है। जो लोग थोड़ी सी अस्थायी सुरक्षा पाने के लिए अपनी मूलभूत स्वतंत्रता छोड़ देते हैं, वे न स्वतंत्रता के योग्य हैं न सुरक्षा के। ऐसा क्यों हुआ है कि आप जानते हैं, जो जाहिर तौर पर एक विवाद रहित बयान लगता है, वो विवादास्पद बन गया है, या यहाँ तक कि उसके अर्थ के ठीक उलट अर्थ में भी उसकी व्याख्या की जाने लगी है। आप संवैधानिक सीमाओं को संतुलित करने के प्रयासों के बारे में लिखते हैं, साथ ही मतदाताओं की इच्छा का सम्मान करने के बारे में भी। यही बात तो इस मुद्दे के केंद्र में जाती है ना? हाँ, आप सही हैं। राइट्स ऑफ द रिपब्लिक में मैंने उस एनपीआर इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें बेंजामिन विटेस के साथ चर्चा में बताया गया कि फ्रैंकलिन का अर्थ ये नहीं था कि स्वतंत्रता के बदले सुरक्षा का सौदा नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल अलग बात कर रहे थे। मैं उस व्याख्या से असहमत हूँ और किताब में कारण बताया है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण क्षण था जब लोगों को इन सख्त नियमों से दूर करने की कोशिश की गई, जो हमारे लोकतंत्र में हमेशा लागू रहे हैं। हम सापेक्षवाद के युग में रहते हैं, जहां लोग खुद को ज्यादा सहज महसूस करते हैं। और आप जानते हैं, इसी वजह से मेरी किताब में एक अध्याय है जिसका नाम है क्यों बड़े और प्रबल अधिकार दुर्लभ है। ये एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसमें बड़े खूंखार जानवरों और उनके दुर्लभ होने की वजहों पर चर्चा की गई थी। और सच तो ये है कि जिस वजह से बड़े जानवर दुर्लभ होते हैं, उसी वजह से बड़े अधिकार भी दुर्लभ होते हैं। वे बहुत सारी कैलोरीज का उपभोग करते हैं,
आप जानते हैं वे आपसे बहुत कुछ मांगते हैं और नापसंद करने वालों को शिकारी लगते हैं। और नतीजा यह है कि अगर आप यूरोप में देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तेजी से गिर रही है। धर्म की स्वतंत्रता भी ऐसी ही है। अभिव्यक्ति का खुलेआम अपराधीकरण हो रहा है। कुछ लोग गर्भपात क्लिनिकों के पास मन ही मन प्रार्थना करने पर गिरफ्तार हुए हैं। यूरोप में तो मानो माइक्रो एग्रेशन को कानून का रूप दे दिया गया है। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि हमारे कुछ सबसे करीबी पड़ोसियों में मूल अधिकार तेजी से गिरते जा रहे हैं और हमें एक अमेरिकी के रूप में यह स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस देश में ऐसे लोग हैं जो यूरोपीय मॉडल का अनुसरण करना चाहेंगे। हम अभी अभी इतिहास की सबसे बड़ी सेंसरशिप प्रणाली के दौर से गुजरे हैं, जिसमें सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच समन्वय था। वो हमारे लिए एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक समय था। मैं इसका श्रेय एलन मस्क को देता हूं। उनके ट्विटर खरीदने और ट्विटर फाइल्स जारी करने से हम में से कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा, जो कई सालों से ये कह रहे थे कि एक सेंसरशिप सिस्टम है और कांग्रेस के लोग बस इससे इनकार कर देते थे। बाइडेन प्रशासन भी इससे इनकार कर देता था और कहता था कि आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, जो कि जाहिर है कि ये कंपनियां उस सबूत को नियंत्रित करती हैं। लेकिन अचानक वो सबूत सामने आ गया और हम उस सिस्टम को उजागर करने में सक्षम हुए। और मुझे उम्मीद है कि अब अमेरिकी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि वे कितने करीब आ गए थे। हाँ, वो वाकई बहुत डरावनी बात थी, जिसे मुझे लगता है कि कई अमेरिकी लोगों ने सच में या तो नज़रअंदाज कर दिया या बस यूं ही छोड़ दिया। और एक ऐसा समय था जब, आप जानते हैं, मेरे सवाल पर वापस आते हुए वे अपने अधिकारों को सुरक्षा की भावना के लिए, खासकर कोविड के दौरान, सौंपने के लिए तैयार थे। और आप जानते हैं, सवाल यह है कि अगली बार जब हमारे पास कोई राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो क्या हम उस सबक से कुछ सीखेंगे या बस उसे दोहराएंगे? सही है, यही समस्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकार अमूर्त होते हैं। जब मैं कॉलेजों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोलता तो छात्रों से पूछता कि वे अपना यह अधिकार मुझे बेचने के लिए कितनी कीमत लेंगे। मैंने शुरू में $1 करोड़ जैसी चौंकाने वाली बात कही, जिसमें थोड़ी अनिश्चितता है, क्योंकि ये भी अमूर्त चीज है। जब मैंने इसे 1 मिलियन से कम कर दिया तो सभी हाथ उठ गए, क्योंकि ये छात्र बहुत आसानी से समझ सकते थे कि $5 लाख उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो मेरी ट्यूशन फीस और घर की डाउन पेमेंट के लिए काफी है ना? वो एक ठोस, समझ में आने वाली बात थी, और यही तो समस्या है। और ये फ्रैंकलिन की उस चेतावनी को दर्शाता है कि सरकार हमेशा ये ठोस वास्तविकताएं, सुरक्षा या लाभ देने का वादा करती है, और ये उन चीजों के विपरीत है जो अमूर्त है। अधिकांश अमेरिकियों ने कभी ऐसे समाज में जीवन नहीं जिया जहां उनकी मूल स्वतंत्रताएं न हो। इसलिए उनके लिए इन स्वतंत्रताओं को बदली जा सकने वाली और सापेक्ष चीजें मानना और इनके लिए संघर्ष न करना आसान हो जाता है। मेरे लिए सबसे रोचक वे लोग हैं जिन्हें ये अधिकार नहीं मिले। मुझे क्यूबाई अमेरिकियों से बात करना पसंद है। मुझे इस देश में आए वेनेजुएला वासियों से बात करना बहुत पसंद है। और जब आप उनसे लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, जब आप उनसे मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। उन्हें समाजवाद, साम्यवाद और व्यापार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वे वहां रह चुके हैं और लौटना नहीं चाहते। सही बात है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में मुझे लगता है कि सभी अमेरिकी लगभग 1.5 साल तक ऐसे ही देश में रह रहे थे, लेकिन शायद वे अपने डर पर ही इतना ध्यान केंद्रित किए हुए थे कि, आप जानते हैं, उससे निपट नहीं पाए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसे पूछे बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि एक देश है जिसमें, आप जानते हैं, लोकतंत्र पर बहस कुछ इस तरह की है। हम जो बहसें संयुक्त राज्य अमेरिका में कर रहे हैं, उसका प्रतिबिंब इजराइल में देखने को मिलता है, जहां अमेरिका के विपरीत मुद्दा यह है कि न्यायपालिका ने ऐसे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं जो उसे विधायिका और मतदाताओं द्वारा चुनी गई कार्यपालिका की किसी भी इच्छा को रोकने की शक्ति दे सकते हैं, ऐसे तरीकों से जो सबसे अधिक सक्रिय अमेरिकी अदालत भी सोच नहीं सकती, मूल रूप से लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ही अमान्य कर देना। आपको क्या लगता है, वहां लोकतंत्र पे चल रही बहस, जो शायद अगले चुनाव में फिर शुरू हो अगर युद्ध खत्म हो जाए, वो अमेरिका की बहसों से कैसे अलग है? देखिए, ये मजेदार है जोनाथन, क्योंकि कई साल पहले जब ये संघर्ष उभर रहे थे, खासकर नेतन्याहू और सुप्रीम कोर्ट के बीच,
तो मेरी पहली प्रतिक्रिया नेतन्याहू की निंदा करने की भावना थी। मैं नेतन्याहू की इस कोशिश की निंदा में कॉलम लिखने वाला था, लेकिन फिर मैंने असल में रिसर्च की इजरायली अदालतों की शक्तियों पर, और मैं सोच रहा था, हे भगवान, मेरा मतलब है इन अदालतों के पास राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा अधिकार है। और ये ऐसा अधिकार है जिसे वे बिना किसी कानून की अनुमति के खुद ही अपने लिए मान लेती हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा सिस्टम नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल में ये एक वैध बहस चल रही है कि क्या इन व्यक्तियों को ऐसी बिना रोक टोक वाली सत्ता का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे लगता है अमेरिका का सिस्टम शानदार है, कोर्ट सिस्टम अच्छी तरह से काम करता रहता है। मैंने अपनी बहस में अपने हार्वर्ड समकक्ष को जो बात बताई, उनमें से एक ये थी कि कोर्ट सिस्टम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी फैसले दिए हैं और उनके पक्ष में भी। सुप्रीम कोर्ट में उनका औसत पिछले राष्ट्रपतियों से थोड़ा ही कम है, लेकिन लगभग उसी दायरे में है। कोर्ट आमतौर पर ये रुख बनाए रखती है, चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति इसी बात से नाराज हुए कि उनके अपने नियुक्त किए हुए कई न्यायाधीश भी उनके खिलाफ फैसला दे चुके हैं। मैंने उन कुछ हमलों के लिए उनकी आलोचना की है, क्योंकि कई मायनों में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जिन लोगों को नियुक्त किया, वही शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वे वास्तव में शानदार न्यायविद हैं और मैं हमेशा उनसे सहमत नहीं होता, लेकिन वे अपना काम बहुत गंभीरता से लेते हैं और वे वही कर रहे हैं जिसकी संविधान निर्माताओं ने उनसे उम्मीद की थी। वे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं। खैर, हमें वे मिल गए, ठीक है, समझ गया। शायद जितना उन्होंने चाहा उससे भी ज्यादा। इजराइल में मुझे लगता है कि वहां सिर्फ अदालत नहीं, पूरे संवैधानिक सिस्टम पर असली सवाल है। मैं दावा नहीं करता कि मैं इजरायली कानूनी विशेषज्ञ हूं, या ऐसा नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि इस सिस्टम और खासकर अदालतों की भूमिका को फिर से अच्छी तरह जांचना जरूरी है। साथ ही देखना चाहिए ये कैसे काम कर सकता है। और आप जानते हैं, हमारे यहाँ और अमेरिका में भी ये बहस वुड्रो विल्सन के साथ हो चुकी है, जो सिस्टम के आलोचक और संसदीय प्रणाली के पक्षधर थे। बिल्कुल, मुझे लगता है वे गलत थे। ये इंग्लैंड में भी होता है। मैंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रतिनिधित्व किया और मैग्ना कार्टा की 800वीं वर्षगांठ पर भाषण देने गया था। वहां मुझसे पूछा गया था और मुझसे वहां लोगों के साथ चाय पर मिलने के लिए कहा गया, जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील थे। हमारी मुलाकात शानदार रही, जो योजना से लगभग 2 गुनी देर चली। वो चाय भी बेहतरीन थी। सच में, इस मामले में आप अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। लेकिन अंत में मैंने अपने समकक्षों से कहा कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अब मैं उनके बारे में पहले से भी कम समझ पा रहा हूं, जितना कि जब मैं पहली बार उस कार्यक्रम में आया था। उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के बारे में जो बताया, उससे मेरी मान्यता मजबूत हुई कि यह एक गहराई से दोषपूर्ण व्यवस्था है। मंत्रालयों के पास बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, जैसा कि इजराइल और अदालतों के उदाहरण में देखा गया है, और मंत्रालय और संसद के बीच खर्चों को तय करने में एक बहुत ही लचीला संबंध होता है। जब वे इस प्रक्रिया में थे, मैं सोच रहा था, आप लोग इसी आधार पर सरकार कैसे चलाते हैं। मेरा मतलब है, ये सब बहुत, वे कहते हैं, देखिए, कभी कभी कोई मंत्रालय हमें बस बता देता है कि हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, उसकी ज्यादा जरूरत है। हम आपस में इसे सुलझा लेते हैं। मूल रूप से अमेरिका की व्यवस्था की नींव यही नहीं है। हम मानते हैं कि सीमाएं अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र की तुलना बाकी सभी व्यवस्थाओं से की जाती है, तो आप जानते हैं, लोकतंत्र खराब है, लेकिन ये बाकी सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है। अमेरिकी गणराज्य के पास निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्था है। आपने पहले इसे बताया है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपकी किताब के उस हिस्से से है जिसमें आप पूछते हैं कि आज अमेरिकी होना क्या मायने रखता है। तो आपका जवाब क्या है, और वो लोकतंत्र पर बहसों को कैसे दिशा दे सकता है? मैं अपनी किताब में इस देश में आने वाले लोगों में जो एक साझी बात है, उसकी चर्चा करता हूं। थॉमस पेन कई मायनों में अमेरिकी होने का उत्तम उदाहरण है। वो इस देश में खुद को नया बनाने के लिए आए थे। उन्होंने अपने नाम के अंत में एक ई भी जोड़ ली थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास दुनिया को देने के लिए जो कुछ भी था, वो हमेशा से उनके दिमाग में था।
यही कि वे थॉमस पेन थे। लेकिन 2 साल में ही वो अमेरिकी क्रांति के लेखक बन जाएंगे। वो चिंगारी बनेंगे जिसका श्रेय जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनकी शुरुआती सफलताओं को दिया था। कई मायनों में हर कोई इस देश में एक ही तरह से आता है, यानी उनका मानना है कि यहाँ आप अपनी नियति पा सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करें तो इस देश में आप जो चाहे बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने किताब का अंत भी इसी सवाल के साथ किया कि आखिर ये अमेरिकी कौन है और आज हम इसका जवाब कैसे देंगे। हकीकत ये है कि ये क्रांतिकारी समय है, लेकिन हम अब भी एक क्रांतिकारी लोग हैं। और हमें ये समझना होगा कि हम आज भी दुनिया को कुछ ऐसा पेश करते हैं जो अनोखा है, और मुझे लगता है कि इस सदी में दुनिया को इसकी बेहद जरूरत पड़ेगी। ये एक अच्छा जवाब है और हमारे लिए इसी पे समाप्त करना एक अच्छी बात है। प्रोफेसर टर्ली, फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शक रेज इन द रिपब्लिक कैसे पा सकते हैं और आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? यह नजदीकी किताबों की दुकानों और Amazon पर उपलब्ध है। मेरी एक ब्लॉग रेस ईप्स है जिसे jonathanturley.org पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि एक बार फिर आपके साथ रहा और ये चर्चा कर सका। बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का भी आभार मानते हैं। हर दिन जॉनथन टोबिन और डेली एडिशन के लिए ट्यून इन करें। इसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुनें। अगर आप हमें किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं तो कृपया JNS को लाइक या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और अच्छे रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर लिखकर बताएं कि आप शो कहां देखते या सुनते हैं और आपके क्या विचार हैं। याद रखें, पढ़ते रहें और खुद सोचें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।